A very good morning to students. Let's discuss the next thing in this unit 2. We have completed up till demand curve. The general definitions that were required to be discussed that has been already covered in the previous lecture. Now let's discuss over the note on the reservoir sedimentation. Now the term itself tells you what we are going to discuss over. We are going to discuss over the sedimentation that takes place in the reservoir. See, in a dam, after a certain period of time, you will find there is a sedimentation that is taking place at the bed of the dam. Okay, at the bottom level of the dam, or at the bottom level of the reservoir, you can say. So, why is it going to take place? Because as the stream approaches the reservoir, what happens? What do you see? Velocity उसकी कम होती चली जाएगी. The velocity of the flow considerably reduces, causing the deposition of the sediment load in the reservoir. See what happens whenever there is a dam created, you will find there is a water already stored at the upstream side of it. Now, with the help of river, if the water is coming towards the dam portion, you will find the velocity of this river is gradually decreasing as the water approaches the reservoir site. As the water approaches the reservoir site, this is called as the reservoir site where the water is getting stored. Okay, so as the river is approaching the reservoir, you will find the velocity of the flow is getting reduced. Why is it getting reduced? Because there is a stable water available over there. So the current of the flowing water will also get reduced while getting reached to this reservoir site. I hope it is clear to all of you. तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर जैसे कि करंट कम हो गया, फ्लो कम हो गया, तो जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है, क्योंकि रिवर अपने साथ पानी के साथ साथ सिल्ट भी लेकर आती है ना, सिल्ट बोलो या सेडिमेंट बोलो, वो अपने साथ साथ लेकर आती है. तो जो सिल्ट रिवर के साथ बहते हुए आता है और पानी का करंट, पानी का फ्लो या वेलोसिटी कम होने की वजह से वो वहां पर जहाँ स्टेबल पानी रुका हुआ है वहां पर जाके जम जाता है. मीन्स इस पोर्शन पे आके सिल्ट जमने लगता है. ठीक है, जो हमको ऑलरेडी पता है, ये क्योंकि फिनोमेना है तो हमको पता है कि पानी अपने साथ साथ जब सिल्ट लेकर आएगा तो सिल्ट यहाँ बेड पोर्शन में, बॉटम पोर्शन पे जमा करता चला जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है, हम ऑलरेडी जो हमारा सम पार्ट ऑफ स्टोरेज है वो डिलिबरेटली केप्ट करते रिजर्व्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, यानी इसका प्लानिंग हम ऑलरेडी करके रखते हैं. लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि वो डेड स्टोरेज, उस स्टोरेज लेवल को हम डेड स्टोरेज कहते हैं. तो जो हम सेडिमेंट के लिए ऑलरेडी रखते हैं, दैट मीन यहाँ देखिए, ये पोर्शन हम ऑलरेडी बनाते हैं ताकि जो सिल्ट आएगा वो इतने में जमेगा. इस पोर्शन को हम डेड स्टोरेज बोलते हैं. लेकिन क्या होता है, कुछ वक्त के बाद ये स्टोरेज फेल हो जाता है. उसके बाद सिल्ट कहाँ जमने लगता है? ये लाइव स्टोरेज में, जहाँ एक्चुअली हम पानी जमा करने वाले हैं, उस पोर्शन में डेड स्टोरेज सॉरी सिल्ट आके जमने लग जाते हैं. तो क्या होता है, पानी जहाँ स्टोर होने वाला था अब वहाँ सिल्ट स्टोर हो रहा है. तो अब क्या हो गया इससे कि डैम की जो कैपेसिटी थी, हम कैपेसिटी कितनी मानते? इतनी मानते. इसके बाद जो है सरचार्ज वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर आया है अगर, तो उसके लिए रखते हैं हम ये, यानी इन केस फ्लड आ गया तो इसमें आके जम जाएगा. ठीक है, उसके बाद भी हम एक क्लियरेंस रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्री बोर्ड. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेकिन कैपेसिटी कितना मानते हैं? इतना ही मानते हैं. तो क्या होगा, जब डेड स्टोरेज भर जाएगा तो सिल्ट लाइव स्टोरेज में भरने लगेगा. तो इससे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, आपके डैम की कैपेसिटी मार खाएगी. ठीक है, तो वही कह रहा है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम the dead storage get entirely filled up with sediment, and therefore the sediment start accumulating in live storage zone, thereby gradually reducing the water storage capacity of the reservoir. That's it. तो उससे क्या होगा, the life of the reservoir is said to be over. ये बता रहा है एक चीज कि the life of the reservoir कब खत्म होती है, कब हम मानते हैं कि reservoir dead हो गया है. तो it is said to be dead or terminated when the capacity, yeah, when nearly 80% of its capacity is filled up with
सेडिमेंट, जब उसकी 80% कैपेसिटी हम फिल्ड अप कर देते हैं सेडिमेंट से, जब वो सेडिमेंट से फिल्ड हो जाती है खुद ब खुद, दस द लाइफ ऑफ रिजर्वायर किस पे डिपेंड कर रही है? सेडिमेंट के ऊपर। सेडिमेंट कितना आ रहा है, किस रेट से आ रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट और सेडिमेंट इन द रिजर्वायर। कितने जल्दी जल्दी सिल्ट आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइफ खत्म हो जाएगी, कितने धीरे धीरे सिल्ट आ रहा है उससे लाइफ ज्यादा मिलेगी। So it completely depends upon the rate of deposition of silt or sediment in the reservoir. I hope it is clear to all of you students. The rate of silting is usually expressed in terms of trap efficiency. देखिए आपकी सिल्टिंग का जो रेट है उसको हम ट्रैप एफिशिएंसी से मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उसको ट्रैप एफिशिएंसी के फॉर्म में। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस ट्रैप एफिशिएंसी, हम देख लेते हैं। ट्रैप एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज, या देखिए परसेंटेज का मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया। ट्रैप एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ इनफ्लोइंग सेडिमेंट विच इज रिटेन्ड इन द रिजर्वायर, यानी कि जितना सिल्ट आ रहा है उसमें से कितना सिल्ट डिपॉजिट हो गया, क्योंकि पूरा सिल्ट डिपॉजिट नहीं होगा, कुछ पानी के साथ वापस भी चला जाएगा। देखिए ये पानी आ रहा है, जब ये डैम को पड़ेगा तो यहाँ पे करंट एडीज फॉर्म करेगा और उससे क्या होगा, कुछ सिल्ट वापस चला जाएगा और कुछ सिल्ट जमता चला जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ट्रैप एफिशिएंसी कितना सिल्ट ट्रैप हो गया और कितना सिल्ट आया था। जितना ट्रैप हुआ उतना ही नहीं आया था, आया ज्यादा था, ट्रैप कम हुआ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि जितना आएगा उतना ही ट्रैप हो जाएगा, सॉरी, जितना आया था, हाँ सही बात, जितना आया था उतना ही ट्रैप हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सबसे पहले तो, क्योंकि जितना आएगा वो डैम को लग के वापस करंट मिलने की वजह से वापस भी चला जाएगा। ठीक है, तो पूरा जमा नहीं होगा, कुछ पानी में ही रहेगा ऊपर में तैरता हुआ और पीछे सरकता चला जाएगा और कुछ नीचे चल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो how much of the volume trapped to how much of the volume inflowed, that is called as a trap efficiency। ये कितना ट्रैप हो गया वो बता रहे हैं। ट्रैप efficiency will be called 100%। trap efficiency will be called 100% if the if the total amount of inflow got trapped in the reservoir, यानी जितना इनफ्लो आया था उतना पूरा ट्रैप्ड हो गया तो ट्रैप एफिशिएंसी कितनी हो गई, 100%। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो ट्रैप एफिशिएंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो, कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर अवेलेबल फॉर वाटर स्टोरेज, यानी कि लाइव स्टोरेज की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर अवेलेबल फॉर वाटर स्टोरेज अपॉन इनफ्लो फ्लड वॉल्यूम, अपॉन इनफ्लो फ्लड वॉल्यूम। तो क्या कह रहा है, ट्रैप एफिशिएंसी इज डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो। ओके, नाउ व्हाट इज दिस कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो? कैपेसिटी आपको पता है क्या है, लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज की कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सिल्ट पर। जितना ज्यादा सिल्टिंग हो जाएगी कैपेसिटी कम हो जाएगी, सही बात है। ठीक है, तो अगर आज मैं देखता हूँ कि लाइव स्टोरेज कुछ भी नहीं भरा है तो कैपेसिटी, लाइव स्टोरेज में सिल्टिंग कुछ भी नहीं हुई है तो कैपेसिटी कितनी हो गई, फुल हो गई। तो उसमें जितना पानी आएगा, अब देखिए इनफ्लो फ्लड वॉल्यूम मीन्स व्हाट, इनफ्लो फ्लड वॉल्यूम मीन्स कितना पानी रिवर से आ रहा है। अब रिवर का पानी कितना आ रहा है वो हमको क्या मालूम, लेकिन हमेशा हम मानेंगे कि वो सेम रेट में आ रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं इनफ्लो फ्लड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि हम मान रहे हैं कि रिवर एक कांस्टेंट फ्लो में चल रही है और वहां से पानी कांस्टेंट फ्लो में डैम में आ रहा है। तो इनफ्लो फ्लड वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। ओके, ऊपर की वैल्यू, आज नया डैम है, लाइव स्टोरेज में सिल्टिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा, ट्रैप एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिल्ट ट्रैप हो सकती है, क्योंकि उसके पास अभी पूरी जगह है ट्रैप होने के लिए, 100% जगह है। करेक्ट है, लेकिन आज 50% लाइव हो चुकी है, लाइव स्टोरेज 50% भर चुका है। तो फिर जहाँ 100 वैल्यू थी, यहाँ देखिए, यहाँ पहले 100 वैल्यू रखा मैंने। ठीक है, यानी न्यूमरेटर बड़ा रखूंगा तो मुझे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, न्यूमरेटर छोटा रखूंगा तो वैल्यू घटते चले जाएगी। तो मैंने न्यूमरेटर की दूसरी वैल्यू रखा हूँ 50। आज
बहुत साल हो गए, आधी लाइफ खत्म हो गई है, आधी कैपेसिटी सिल्ट से भर चुकी है। तो कैपेसिटी कितनी बची? 50। इनफ्लो तो उतना ही है, ठीक है। तो ट्रैप इफिशियंसी क्या हो गई? घट गई। तो ट्रैप इफिशियंसी मतलब कितना ट्रैप हो सकता है। स्टार्टिंग में ट्रैप कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा। 50 साल बाद कितना हो सकता है? कम से कम। क्यों? क्योंकि उस 50 साल में कैपेसिटी उसकी कम हो गई है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे वही बता रहा है, द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो एंड द ट्रैप एफिशिएंसी इज अवेलेबल ऑन ब्रूनोस कर्व। एक्चुअली आप लोग को इसके ऊपर एक रिलेशन, एक न्यूमेरिकल्स है कि टिल हाउ लॉन्ग द डैम इज गोइंग टू और द रिजर्वायर इज गोइंग टू एग्जिस्ट, टेल मी द लाइफ ऑफ द रिजर्वायर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको इस डेटा की जरूरत पड़ती है, दैट इज ट्रैप एफिशिएंसी व्हिच इज अवेलेबल डायरेक्टली इन ब्रूनर्स कर्व। तो ब्रूनर्स कर्व जो है आपको अवेलेबल रहेगा इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? फॉर एनी गिवन रिजर्वायर कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी विथ टाइम। क्यों? क्योंकि सिल्टिंग while the inflow, because of silting, while the inflow which is sorry, बिकॉज ऑफ सिल्टिंग, यहाँ एक पॉइंट खत्म हो गया। बिकॉज ऑफ सिल्टिंग, आगे क्या बोलता है? वाइल द इनफ्लो मीन सेकेंड, ये डिनोमिनेटर जो है, वाइल द इनफ्लो विच इज द एनुअल फ्लड वॉल्यूम। इसको तो हम कांस्टेंट पकड़ेंगे क्योंकि हम रिवर मान रहे हैं कि एक कांस्टेंट रेट में चल रही है। देयरफॉर रिजर्वॉयर के लिए कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो डिक्रीज होते चले जाएगी विद टाइम। करेक्ट है, क्योंकि कैपेसिटी डिक्रीज होगी, ये तो कांस्टेंट है, ये डिक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो विल डिक्रीज विद टाइम एंड हेंस इस वजह से, एंड हेंस एज कैन बी सीन फ्रॉम द ब्रूनेज कर्व द ट्रैप एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि जब ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो गई, तो ये रेशियो कम हो गया, ये रेशियो कम हो गया मतलब ट्रैप एफिशिएंसी कम हो गई। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग अस। नाउ वी आर referring this Brunei's curve. Brunei's curve says what? This curve will be available to all of you. This curve shows you that capacity inflow ratio जब ज्यादा है तो ट्रैप एफिशिएंसी भी ज्यादा है, लेकिन जब कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो कम हो रहा है तो ट्रैप एफिशिएंसी भी कम हो रही है। यहाँ देखिए आप, ट्रैप एफिशिएंसी कम हो रही है। तो दैट हैज बीन टोल्ड टू अस थ्रू ब्रूनेज कर्व that as the capacity inflow ratio is decreasing, the trap efficiency is also decreasing. I hope it is clear to all of you now. Let's come to the next explanation over this particular topic of reservoir. Explain various storage zones and control levels of a reservoir. Draw a neat sketch. It is a very important question that has been frequently asked in the university examination, and it is much beneficial or much important to be known to all of the civil engineering students, as it is much essential in the irrigation point of view, that in a dam or in a reservoir storage zones कौन कौन से हैं, कंट्रोल लेवल कौन कौन से हैं, नीट स्केच बना के बताइए। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, द एंटायर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ zones by certain water surface in the reservoir as indicated below, by certain water surface in the reservoir as indicated below, मतलब कंट्रोल लेवल। यानी कहने का मतलब ये पूरा एंटायर स्टोरेज जोन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जोन्स by certain water surfaces, ये surfaces water surfaces बना ले रहे हैं हम, as indicated below। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। स्टार्ट करते हैं हम स्टोरेज जोन, या पहले लेवल से स्टार्ट करते हैं फिर जोन पे जाएंगे। तो लेवल 1 दैट इज रिजर्वायर बैंक लेवल या ग्राउंड लेवल कह सकते हैं। ये क्या चीज है? आपके डैम का सबसे लोएस्ट मोस्ट पार्ट है, ओके, जहाँ पर ग्राउंड है, ओके, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड है, यहाँ से आपका पानी जमना स्टार्ट होगा, ओके। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लेवल। द सेकेंड लेवल इज कॉल्ड एज लोवेस्ट वाटर लेवल और लोवेस्ट स्लूस लेवल। लोवेस्ट वाटर लेवल और लोवेस्ट स्लूस लेवल ये कहाँ पर है? डेड स्टोरेज खत्म होने के बाद ये लेवल आता है, यानी कि यहाँ तक हमको परमिशन है कि हम सिल्ट
अलाउ कर सकते हैं, फिल सेडिमेंट कर सकते हैं। इट इज द लोवेस्ट वाटर एलिवेशन, ये वाटर का लोवेस्ट एलिवेशन, यहाँ से वो ये एकदम निचला हिस्सा, यहीं से पानी जमा होगा, हम ये मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने पोर्शन में हम डेड स्टोरेज भरने वाले हैं, मतलब कि क्या भरने वाला है, सिल्ट भरने वाला है। इज इट क्लियर? तो हम बॉटम पोर्शन एंड द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ वाटर कौन सा मान रहे हैं? ये LWL वाला। So it is the lowest water elevation in the reservoir up to which water can be drawn from the reservoir. यहाँ तक का पानी हम निकाल सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसके नीचे का पानी हम नहीं निकालते, क्योंकि इसके नीचे वाले पानी में पानी पानी ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो सिल्ट मिलेगा, और इनकेस पानी मिलता भी है तो उसमें सिल्ट जमा होगी। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज FRL और FTL। आपको समझ गया होगा, FRL मतलब फुल रिजर्वायर लेवल और FTL मतलब फुल टैंक लेवल, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। इट इज द मैक्सिमम एलिवेशन अप टू विच द वाटर सरफेस विल राइज इन द रिजर्वायर ड्यूरिंग ऑर्डिनरी और नॉर्मल कंडीशन। ये लेवल तक ही हमको पानी भरना है। दिस इज कॉल्ड एज अ लाइव स्टोरेज। So FRL is the highest level up to which the water can be stored in the reservoir under normal conditions. Next is highest flood level or called as HFL. Let's see where is it. This is highest flood level. Okay. Now ये लेवल क्या इंडिकेट करते हैं देखते हैं। इट इज द मैक्सिमम एलिवेशन टू विच वाटर कैन राइज इन द रिजर्वोयर ड्यूरिंग द फ्लड। अगर फ्लड आता है तो ये मैक्सिमम लेवल है जहां तक पानी को राइज होने की इजाजत है। ठीक है, दिस इज the highest level up to which the water can rise in the case of flood. Of flood waters are surcharge water, yani extra waters. Okay. Here freeboard is missing. So let me tell you what is freeboard. आप बहुत easy है, I think आप सबको पता होगा। Freeboard is the clearance space provided in the height of the dam. So in case आपको वेव जनरेट होती है, हाई फ्लड आ गया, फ्लड के बाद भी वेव जनरेट हो रही है, तो पानी उसके अंदर ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं हम जोन्स पर बात करते हैं। द वेरियस जोन्स ऑफ स्टोरेज इन द रिजर्वायर आर एज फॉलोज। पहला हम बात कर रहे हैं लाइव स्टोरेज। कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन LWL एंड FRL इज लाइव स्टोरेज। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन FRL and LWL of a reservoir is called as live storage. It is the actual water that is available in the reservoir. Okay, or the actual water that is stored in the reservoir. Dead storage, the नीचे वाला हिस्सा, that is the dead storage is the storage zone between ground level and LWL. The volume of water held below LWL, जो LWL के नीचे held है in a reservoir is known as dead storage, जो कि कुछ दिन तक मिलेगा, उसके बाद वहां पे सिर्फ सिल्ट ही सिल्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सरचार्ज स्टोरेज। द वॉल्यूम ऑफ वाटर stored between FRL and HFL. Volume of water stored between FRL and HFL is called as this surcharge water. Surcharge water is the water that is not available under the normal conditions but gets accumulated during flood. But gets accumulated during flood. I hope it is clear to all of you. And above this, there is no water available. This is the clearance. Okay. So this is all about the storage and the uh, storage levels. I hope it is clear to all of you students. So define trap efficiency. हमको पता है trap efficiency क्या है. Is this the percentage of inflowing sediment that is retained in the reservoir? It is the
percentage of inflowing sediment that is retained in the reservoir. Hope it is clear. ठीक है, this is done. Factors affecting trap efficiency. क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रैप एफिशिएंसी कम या ज्यादा होगी? टाइप ऑफ सॉइल इन अ कैचमेंट एरिया. कैसे क्या? अगर सॉइल इरोडेबल है तो क्या होगा? सिल्टिंग ज्यादा होगी, और सिल्टिंग ज्यादा होगी मतलब न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, है ना? ट्रैप्ड वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? तो ट्रैप्ड वैल्यू बढ़ गई, सॉरी आई मीन टू से सिल्टिंग विल बी मोर, मींस कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना? कैपेसिटी कम हो जाएगी और ट्रैप एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. देखिए, इरोडेबल सॉइल है तो सॉइल जो सिल्ट है वो जमता चला जाएगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम, कैपेसिटी कम मतलब ट्रैप एफिशिएंसी भी कम. आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को. आगे चल सकते हैं. वेजिटेशन कवर. थिक वेजिटेशन कवर विल प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल. इसलिए सिल्टिंग क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इरोजन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वेजिटेशन है, घास लगी हुई है. घास लगने से इरोजन नहीं होता है, तो सिल्टिंग कम होगी. सिल्टिंग ज्यादा होगी तो सिल्टिंग कम होगी तो ट्रैप एफिशिएंसी विल बी मोर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो सकता है क्योंकि कैपेसिटी बची है. नेक्स्ट, टोपोग्राफी ऑफ द कैचमेंट एरिया. अगर स्टीप स्लोप रही तो कैचमेंट एरिया विल गिव राइज टू द हाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, और वेलोसिटी ज्यादा है तो इरोजन भी ज्यादा रहेगा. इरोजन ज्यादा तो कैपेसिटी कम, कैपेसिटी कम तो ट्रैप एफिशिएंसी कम. इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल आती है तो इरोजन ज्यादा, इरोजन ज्यादा तो कैपेसिटी कम. करेक्ट है. आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैप एफिशिएंसी, यानी ट्रैप एफिशिएंसी का कहना क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैप एफिशिएंसी? इट सेज कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट gradually reduces the storage capacity of the reservoir. सही बात है. ट्रैप एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है? सिल्ट के डिपोजिशन पे. जितनी सिल्ट डिपोजिट होगी ट्रैप एफिशिएंसी घटते चले जाएगी. करेक्ट है, यानी ट्रैप होने की इफिशिएंसी कम होती चली जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो चुका है. करेक्ट है. तो ट्रैप एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट gradually reduces the storage capacity of the reservoir. This has already been discussed. करेक्ट है. Explain Brunei's method of determination of useful life of a reservoir. अब देखिए, इसके ऊपर आता है आपका न्यूमेरिकल कि हाउ टू डिटरमाइन द यूजफुल लाइफ ऑफ रिजर्वायर. So that is been solved by the help of this Brunei's method. That is called as the Brunei's method of determination of the useful life of a reservoir. Now, let's discuss the steps for determining the useful life of the reservoir. The required capacity of the reservoir is determined from mass curve. The required capacity of a reservoir is determined from the mass. क्या मतलब निकल रहा है कि कैपेसिटी कितनी रहेगी, कितने रिक्वायर्ड है कैपेसिटी, वो किससे पता चलेगा? मास कर्व से. मास कर्व क्या बताता है? इट इज द प्लॉट ऑफ इट इज द प्लॉट ऑफ इनफ्लो इन द रिजर्वायर विद टाइम. तो कितने टाइम में कितना इनफ्लो आ रहा है उससे पता चलता है हमको कि कैपेसिटी कितनी रखनी है. तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ मास कर्व. तो मास कर्व आपको बता देता है क्योंकि आपके पास एक रेगुलर इनफ्लो पता होता है आपको कि कितना रिजर्वायर में आ रहा है विद टाइम, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कैपेसिटी कितनी रखनी है मेरे डैम की. ठीक है. देन आप क्या करते हो? एवरेज इनफ्लो डिटरमाइन करते हो कि स्ट्रीम के अंदर एवरेज इनफ्लो कितना आ रहा है, एनुअल इनफ्लो. ठीक है. आपने 1 साल का डेटा है, सेकंड साल का डेटा है, थर्ड साल का डेटा है, आपके पास साल 10 साल के डेटा अवेलेबल है, तो आप एवरेज इनफ्लो निकाल सकते हो. ठीक है. देन कैपेसिटी है, इनफ्लो है, तो कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो निकल जाएगा आपका. फिर फॉर द कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो आपको ट्रैप एफिशिएंसी निकालना है.
जो कि ब्रूनोज कर्व बता देता है कि कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो इतना है तो ट्रैप एफिशिएंसी इतनी रहेगी. दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. Divide the total capacity of the reservoir into regular intervals till the percentage at which the reservoir will be considered as dead. For example, आपका 100% कैपेसिटी है तो आप उसको डिवाइड कर दो 20-20 के इंटरवल में, जैसे कि 100, 80, 60, 40, 20, और आप जीरो पे उसको डेड मान रहे हो तो जीरो तक. अगर 20 पे डेड मान रहे हो तो यही तक की रीडिंग रहेगी. अगर 40 पे डेड मान रहे हो तो यही तक की रीडिंग रहेगी. This is clear now. Now let's discuss the next point. That is, find the capacity inflow ratio for each interval. हर इंटरवल के लिए कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो कितना रहेगा. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रैप एफिशिएंसी. आप पीछे आ रहे हो या सिंपल एक, या इसको फर्स्ट स्टेप पकड़ो. तो क्या हो रहा है, आपके पास अगर 100% कैपेसिटी है मान के चलो, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे इनटू नंबर ऑफ इंटरवल्स. 100, 80, 60, 40, 20 और डेड. जब ट्रैप एफिशिएंसी जीरो है मतलब डेड. ठीक है. पूरी अ, आपका डैम पूरा ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है विद द सेडिमेंट, तो ट्रैप एफिशिएंसी जीरो हो गई है. ठीक है. आप क्या कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी के लिए आप कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी 100% कैपेसिटी एक टाइम 80%, एक बार 60, एक बार 40, एक बार 20, एक बार जीरो. दीज आर कैपेसिटी. इनफ्लो जो है वो आपको गिवन रहेगा कि एनुअल इनफ्लो कितना है, एवरेज एनुअल इनफ्लो कितना है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, कैपेसिटी को इनफ्लो से डिवाइड करोगे, आपको कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो मिल जाएगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी. ठीक है. और उसके करस्पॉन्डिंगली ट्रैप एफिशिएंसी मिल जाएगी. तो फॉर द रेगुलर इंटरवल कैपेसिटी, यानी कि आपने जो अभी निकाल चुका है 20 के लिए, 40 के लिए, 60, 80, 100 के लिए, अब आप एवरेज ट्रैप एफिशिएंसी निकालोगे. यानी कि फर्स्ट ट्रैप एफिशिएंसी और सेकंड ट्रैप एफिशिएंसी की दोनों की एक एवरेज निकलेगी. फिर सेकंड थर्ड की एक एवरेज, थर्ड फोर्थ की एक एवरेज. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करने वाले हो, सेडिमेंट इनफ्लो रेट निकालोगे. दैट इज द न्यूमरेटर ऑफ द ट्रैप एफिशिएंसी, सेडिमेंट इनफ्लो. ठीक है. आपको पता है ना ट्रैप एफिशिएंसी का फॉर्मूला. दैट इज sorry, that is the denominator. Sorry, the numerator is sediment trapped or the denominator is sediment inflow. Now you are determining the sediment inflow, that is the denominator of the trap efficiency. ये कैसे निकालोगे, सेडिमेंट इनफ्लो रेट कैसे निकाला जाता है एक्चुअल प्रैक्टिस में, मैं वो बताता हूँ आपको. सेडिमेंट इनफ्लो रेट में आप क्या करते हो, जैसे आपने फंक्शन में अपना अपना रिजर्वायर ओपन किया है, अब पानी जो आ रहा है उसके साथ कितना सेडिमेंट आ रहा है, तो आप क्या करते हो, जो फर्स्ट टाइम पानी आया उसका वाटर सैंपल ले लेते हो, जितना भी पानी आया वो पूरा ले लेते हो, उसको ड्राई कर देते हो, उसके अंदर जो सेडिमेंट्स रहते हैं वो सेडिमेंट्स को वेट करते हो. दैट इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ द सेडिमेंट जो एक फ्लो में आया था. ठीक है. हमने इसको टेस्टिंग के लिए ऐसे ही किया जाता है. तो आपने एक फ्लो में कितना पानी आया वो पानी पूरा ले लिया, पानी ड्राई कर दिया. ठीक है. या तो आपने सिंपली क्या किया, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक इमेजिनेशन में रखो कि एक फ्लो पानी का आया, अब मैंने पानी का फ्लो ब्लॉक कर दिया, कुछ तो भी खड़ा किया था मैंने उसके आगे में, और उससे पानी का फ्लो ब्लॉक कर दिया. अब क्या करूंगा, ये पानी को एयर ड्राई करना चाहूंगा या हीट ड्राई करूंगा, उससे क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिल्ट. ये कहाँ से आया, वन फ्लो से. अब ये सिल्ट का मैं वेट कर लूंगा. दैट इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ द सेडिमेंट. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट, मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ सिल्ट, जो भी सिल्ट है उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिल्ट इन फ्लो. ठीक है. तो रेट ऑफ सिल्ट या रेट ऑफ सेडिमेंट इज द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट ओनली. देखिए एट्थ एट्थ वाला स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, सेडिमेंट इन फ्लो का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट. ये किससे पता चलेगा, वेट ऑफ सेडिमेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सिल्ट. आई होप क्लियर हो गया आपको ये. तो ऐसा ही निकाल लिया एट स्टेप में आपने. यहाँ देखिए एट स्टेप में. नाइन्थ स्टेप में आप क्या कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो सेडिमेंट ट्रैप्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सेडिमेंट इन फ्लो विद द एवरेज ट्रैप एफिशिएंसी. यहाँ देखिए आप नाइन्थ स्टेप में क्या निकाल रहे हो, सेडिमेंट ट्रैप कैसे निकाल रहे हो, आपके पास एवरेज ट्रैप एफिशिएंसी पिछली स्टेप में आ चुकी है, उससे
सेडिमेंट इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये सेडिमेंट ट्रैप मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया 9 स्टेप। इसको मैं वापस से ये टेबुलर फॉर्म में अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। आई होप इट विल बी मच क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू देन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स टू फिल द रिजर्वायर विथ सेडिमेंट in the duration of regular interval by dividing the capacity interval or capacity loss by sediment deposit। तो क्या कह रहा है आपको, how are you going to find the number of years to fill the reservoir with sediment? कैसे निकालोगे आप, by by dividing by dividing the capacity loss या capacity interval। कैपेसिटी इंटरवल कितना रख रहे हैं आपने, इसमें देखिए कैपेसिटी इंटरवल कितना रखा है 20 का कैपेसिटी लॉस या कैपेसिटी इंटरवल रखा है कि आपने कैपेसिटी लॉस 100 से कहाँ पकड़ा है 80 पे, फिर कितना लॉस हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 40 60 के बाद 40, फिर 20, फिर 0 हुआ है ना। तो कैपेसिटी लॉस बोलो या कैपेसिटी इंटरवल बोलो 20 रखा है आपने, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग द कैपेसिटी लॉस या कैपेसिटी इंटरवल बाय सेडिमेंट डिपॉजिट, दैट इज सेडिमेंट ट्रैप। इससे आपको ईयर निकल जाएगा। आप रिपीट करोगे प्रोसीजर फॉर एवरी इंटरवल, हर एक इंटरवल के लिए आप वापस से ईयर्स निकालोगे, टू फाइंड द ईयर्स टू फिल द रिजर्वायर विद सेडिमेंट। ठीक है, द टोटल लाइफ विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू फिल ईच ऑफ द कैपेसिटी इंटरवल, यहाँ देखिए आपकी डैम की ट्रैप एफिशिएंसी या कैपेसिटी कितनी थी 80 थी। डेट कब मानेंगे, जब ट्रैप एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। तो इंटरवल कैसे रखूं मैं, 20 के रखता हूँ, 80 60 40 20 0। कैपेसिटी वॉल्यूम, फिर इनफ्लो। कैपेसिटी वॉल्यूम कहाँ से आएगा, मास कर्व से। ठीक है, करेक्ट है। कैपेसिटी ये जो है मास कर्व से आएगा, मास कर्व में ये इनफ्लो भी दिया रहेगा आपको, कैपेसिटी भी दिया रहेगा। दिस विल बी डायरेक्टली गिवन टू यू इन द न्यूमेरिकल्स, कैपेसिटी एंड इनफ्लो। ओके, आप क्या निकालोगे, आपका न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, आप कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंगली ब्रूनेस कर्व से आप ट्रैप एफिशिएंसी निकाल लोगे। अब एवरेज कर लोगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 दोनों की एक एवरेज आ जाएगी, फिर बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का एक एवरेज, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 का एक एवरेज। एवरेज ट्रैप एफिशिएंसी के लिए आप सेडिमेंट ट्रैप निकालोगे। कैसे निकालोगे, सेडिमेंट इनफ्लो इससे पहले निकालोगे, सेडिमेंट इनफ्लो इस फॉर्म में निकाल लोगे आप, एक सैंपल लेकर आप सेडिमेंट इनफ्लो निकाल लोगे। अब वो सेडिमेंट इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय ट्रैप एफिशिएंसी, सेडिमेंट इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय ट्रैप एफिशिएंसी से आपको सेडिमेंट ट्रैप मिल जाएगा। तो ये सेडिमेंट ट्रैप निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, कैपेसिटी लॉस या कैपेसिटी इंटरवल निकाल लोगे। 80 60 के बीच में कितना कैपेसिटी लॉस हुआ 20 का, 60 40 के बीच में 20 का, 40 20 के बीच में 20 का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने कैपेसिटी इंटरवल या कैपेसिटी लॉस निकाल लिया और फिर ईयर्स निकाल लोगे बाय डिवाइडिंग द कैपेसिटी लॉस विद द सेडिमेंट ट्रैप। सेडिमेंट ट्रैप की वैल्यू यहाँ रहेगी, ये वैल्यू यहाँ लगाओगे, यहाँ पे ये सेकंड वाली, यहाँ पे थर्ड वाली, तो आपको ईयर्स मिल जाएंगे। तीनों का टोटल कर लोगे, आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएगी। और जब तक फंक्शन में था, फॉर फिलिंग द टोटल रिजर्वायर विद सेडिमेंट, उसको इतने साल लग जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। Now, the last thing with this topic 1 of Unit 2 is the method of cost allocation for multipurpose projects. Multipurpose projects means, देखिए रिजर्वायर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन करके देता है, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज रिजर्वायर। तो इसका कॉस्ट एलोकेशन यानी कॉस्ट कैसा, इससे व्हाट डू यू से, हाउ टू गेन द कॉस्ट फ्रॉम द बेनिफिशियरीज, दिस इज कॉल्ड एज द कॉस्ट एलोकेशन, या इसको और एक टर्म में बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। तो इट इज वेरी मच एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड, क्योंकि हम अगर गवर्नमेंट ने कोई एक प्रोजेक्ट बनाई है, एक रिजर्वर बनाई है, तो उसके लिए उसको
पैसा वापस से रिटर्न्स भी तो मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक फिक्सेशन चाहिए रहता है कि हम अगर वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं टू द सोसाइटी, तो हमको उसका रिटर्न में कॉस्ट कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज cost allocation. So in proper, we'll say that apportionment या cost allocation of the project means the subdivision of total cost, whatever the cost that was required to construct the multi-purpose project. So the subdivision of that total cost of project is called as the cost allocation. For what? For various uses. For various uses. For example, fisheries, navigation, for example, water supply, for example, power generation. So, for various uses for which the reservoir is planned. So, we are going to levy or impose certain amount or certain cost of the total cost out of the total cost for various uses. Okay, this is required because multi-purpose project requires several groups of beneficiaries, जैसे कि navigation, fisheries, and it is necessary to allocate the cost among several uses. और ये जरूरी है कि हम उस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट इन लोगों पर थोड़ा 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 थोप दे टू फिक्स द प्राइस ऑफ वाटर, ताकि हम वाटर का प्राइस, पावर का प्राइस और सभी कॉन्ट्रीब्यूशन के प्राइस को डिसाइड कर सके, डिवाइड कर सके. ओके, so there are several methods of apportionment or cost allocation or subdivision of the total cost. One is equal apportionment, use second use of facility method, alternative justifiable expenditure method, and the fourth one is remaining benefit method, out of which the explanation for first one is given to all of you. Actually, there is a question that usually arise in the RTMNE examination, that is, tell us what is this cost apportionment means and describe any one of the following, any one of the method. So we are discussing about the equal apportionment method out of the total method. So as the equal apportionment method, the title itself says the apportionment will be in on the equal basis, on the equal basis. Whereas equal basis पे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिशरीज के लिए अलग होना चाहिए, वाटर सप्लाई के लिए अलग होना चाहिए, नेविगेशन के लिए अलग होना चाहिए, पावर सप्लाई के लिए अलग होना चाहिए. ठीक है ना, पावर जनरेशन के लिए अलग होना चाहिए. तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, इन इक्वल अपॉर्शनमेंट मेथड, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वली डिवाइडेड अमंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स. उनके बेनिफिट्स देखे बिना जो डिराइव कर सकते हैं, उस बेनिफिट्स को देखे बिना सीधा सीधा जो भी आप फंक्शंस उसमें बना रहे हो सब पर इक्वली पैसा थोप दे रहे हैं, या टैक्स थोप दे रहे हैं, या अमाउंट थोप दे रहे हैं. दो द मेथड इज सिंपल, ये सबसे सिंपल मेथड है कॉस्ट अलोकेट करने का, but it is not based on any sound reasoning, and therefore it is only used where other methods cannot be used due to unavailability of required data. जहाँ पे डेटाज अवेलेबल नहीं है फंक्शंस के, वहां पर आप क्या कर सकते हो, तो वहां पर आप ऐसे फंक्शन को अलाउ करते हो या ऐसे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल अपॉर्शनमेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अलोकेशन. ठीक है, so that's it for the unit 2 topic 1. We are going to head up to the topic 2 in the next lecture. So that's it for today. Thank you very much.